हाय फ्रेंड्स, ये हमारा 11th की मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है अबाउट सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। इस लेक्चर में हम सम बेसिक्स ऑफ सेट्स कवर करेंगे और उनकी कुछ डेफिनेशंस को कवर करेंगे। अब हम सेट की ही डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। तो सेट डिफाइन होता है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें जो मेन वर्ड है वो हमारा क्या आ रहा है, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का क्या मतलब हुआ, हमारा वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि हम गारंटी के साथ कह सकें कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट में है कि नहीं है। अगर हम कोई बोलेंगे सेट ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, तो ये तो कोई चीज डिफाइन नहीं हुई ना, क्योंकि अगर दो डिफरेंट लोग हैं उनसे पूछो कि भाई तुम्हारे हिसाब से कौन मैथमेटिशियंस सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो हर एक के अलग अलग डेफिनेशन होगी। तो ये एक हमारा सेट की डेफिनेशन में नहीं कवर होगा। अगर ये हम बोले कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो ये हमारे क्या हो गए 1 2 3 4। अब किसी को भी जिसको नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पता है और बेसिक्स ऑफ मैथ्स आती है, तो उसका करेक्ट आंसर एकदम फिक्स्ड है और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अब अगर कोई आइटम जो है या कोई एलिमेंट जो है अगर किसी सेट को बिलोंग करता है, तो हम उसको कैसे शो करते हैं कि अगर हम ए एक एलिमेंट है और एक उसका सेट कैपिटल ए है, तो हम कहते हैं ए बिलोंग्स टू ए, और इसको हम डिफाइन करते हैं सिंबल एप्सिलॉन से, एंड वी से ए एप्सिलॉन ए मतलब ए बिलोंग्स टू ए। और वी इफ अगर कोई एलिमेंट बी है जो ए को नहीं बिलोंग करता है, तो हम इसको एप्सिलॉन को क्रॉस करके उसका ये सिंबल है बी एप्सिलॉन ए। अब हमारे कुछ एग्जाम्पल्स को हम ले लेते हैं। तो एक तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारा, तो इसमें जितने भी कोई भी अगर कोई पूछेगा कि 3.5 इसका इस सेट का में है कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं भाई ये नहीं है क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। अगर पूछे -3 है कि नहीं है, तो वो कहेंगे कि नहीं है भाई, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर पूछे 5 है कि नहीं है, तो 5 नंबर है। तो क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसमें जो है नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, तो ये हमारा एक सेट हो गया। अब उसके बाद हमारा आ गया सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, उस सिमिलरली सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इन सब केस में हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता है। इसलिए ये सारे एग्जाम्पल हमारे सेट के हो गए। अब क्या है कि अगर जैसे हम देखें कि अगर एक ये सेट कंसीडर करें 1 2 3 3 2 5, तो इसमें 3 और 2 हमारे 2 बार आ रहे हैं। तो ये वाला सेट, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हम इसको बोले 1 2 3 5, तो ये दोनों सेट सेम है, क्योंकि फाइनल पर्पस सेट का क्या है कि ये बताना कि भाई कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं, और हम इसमें से जो है रिपीट वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हटा के लिखें तो भी हमारा सेट सेम रहता है, और नॉर्मली हम रिपीट एलिमेंट्स हटा देते हैं। अभी जैसे आपने यहाँ भी देखा था कि जो हमारा सेट है वो हमने कैपिटल से डिनोट किया था, और जो एलिमेंट है उसको स्मॉल से किया था। तो यही हमारा एक स्टैंडर्ड नोटेशंस है जो हम सेट में यूज करते हैं, कि सेट्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से नॉर्मली। देयर मे बी एक्सेप्शंस, बट नॉर्मली वी डिनोट सेट्स बाय कैपिटल लेटर्स, एंड देन जो एलिमेंट्स ऑफ सेट हैं उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई सेट की। नाउ सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, सेट को हम लिखेंगे कैसे? तो सेट को लिखने के हमारे दो तरीके होते हैं। एक तरीका हो गया हमारा रोस्टर और टेबलर फॉर्म, और दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे ध्यान रखना, ये रोस्टर और टेबलर फॉर्म है, ना कि रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म।
रोस्टर क्या होता है? रोस्टर तो चिकन को लिए यूज किया जाता है, तो ये चिकन नहीं है, ये रोस्टर एक मैथमेटिशियन है, उसके नाम से लिखा हुआ है। तो रोस्टर हो टेबलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हम एक विद इन ए कर्ली ब्रैकेट्स हम वो करते हैं यूज, उसमें एलिमेंट्स को लिखते हैं और उनको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो जैसे अगर हमारा एक एग्जांपल है कि सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, तो पहले तो हमारे को डिसाइड करना है कि इसके एलिमेंट क्या हुए, 2 4 6 हो गए, और ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर हमने इसको लिख दिया और तीनों एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगा दिया। अगर कॉमा नहीं है तो उसको वो एक ही एलिमेंट माना जाएगा। तो अगर 2 4 कॉमा 6 लिखे तो वो 24 कॉमा 6 हो जाएगा। तो इस बात का जरा ध्यान रखना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म जो है उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम सेट को जो उसके एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे डिफाइन करते हैं। तो ये क्या है हमारी, जैसे प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी इसमें, इस जैसे अगर हमारा नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 तो ये प्रॉपर्टी हो गई। तो रादर देन राइटिंग ईच नंबर एंड पुटिंग देम इन ए ब्रैकेट विच में बी वेरी टीडियस एट सम टाइम, तो हम उसको करने की बजाय हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी को ही डिफाइन कर देते हैं। और इसको लिखने का हमारा क्या मेथड होता है कि हम जो है सेट को एक सिंबल यूज करते हैं एक्स, और उसके बाद सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सारे उन एक्स को लेता है जो कि सेमीकोलन के बाद एक्स की हम डेफिनेशन दे देते हैं। तो जो करेक्टरिस्टिक है, अब इसका कोई एग्जांपल ले लें कि x अगर ये ए ई आई ओ यू है जो कि वॉवल्स है, तो x सेमीकोलन इसको बोलते हैं x सच दैट x इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये हमारा वो हो गया। तो अब हमें मतलब कोई डाउट नहीं है कि अगर कोई पूछे कि भाई सी इसका एलिमेंट है तो इस डेफिनेशन के हिसाब से नहीं है, तो हमारा जो सेट की कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड हो गई, और ए ई आई ओ यू हमको पता चल गया। तो ई कोई पूछेगा आई है इसका एलिमेंट, तो हम कह सकते हैं कि आई इसका एलिमेंट है। नाउ एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं कि x इज ए नेचुरल नंबर विच लाइज बिटवीन 3 to 10। तो क्या होगा अगर हम इसको वैसे लिखें बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में, तो क्या होगा 4 5 6 7 8 9। तो एक तो वैसे लिख सकते हैं टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में, तो लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो ये ज्यादा एलिगेंट मेथड है कि भाई 3 और 10 के बीच में तो है कौन से एलिमेंट 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा वो हो गया इस केस में। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें अगर किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, और अगर किसी को रोस्टर फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें ये a इज इक्वल टू सो एंड सो, तो ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम शुरू कैसे करेंगे, हम इसको शुरू करेंगे कि भाई x, पहले तो a को ब्रैकेट x कोलन, अब x की प्रॉपर्टी बतानी है। तो ये क्या है, ये सब स्क्वायर्स हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्या हो गया x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हमने एक को लिख दिया। सिमिलरली इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है कि x इज सेमीकोलन x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज एलिमेंट ऑफ n। तो ये कॉमा यहाँ पे लग गया और एक सेमीकोलन यहाँ पे लग गया। तो वी कैन डिफाइन दिस क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स एज द केस में भी, जब तक कि वो हमारा ये चीज यूनिकली यहाँ पे डिफाइन ना हो जाए और इसका मीनिंग हमारा सेम ना आ जाए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में करना है। तो राइट द सेट x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब वही हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए जो है। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर कब तक कहाँ तक जाएगा, 6 स्क्वायर तक जाएगा ये x की वैल्यू।
तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो हम ये आंसर आ गया ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 जो कि रोस्टर फॉर्म में। अब अगली डेफिनेशन हमारी किसकी है, एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट मतलब नाम से ही क्लियर है कि भाई क्या है, कि वो सेट एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह के सेट को हम किस तरह से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं फाई से। तो फाई इसका नोटेशन है। तो जैसे ए सेट होता है, बी सेट होता है, तो वो ए और बी की जगह हम क्या बोलेंगे अगर एम्प्टी है तो फाई। फाई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट। ये ब्रैकेट के अंदर फाई नहीं है, ब्रैकेट के अंदर तो खाली है। इसका जो सेट को जो डिनोट कर रहे हैं वो हम फाई से कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ इसके एग्जाम्पल हमारे क्या हो गए कि अगर एक ये वाला देखें कि x सच दैट ये x लाइज बिटवीन 1 एंड 2 एंड एक नेचुरल नंबर है, तो 1 एंड 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर मुझे तो पता नहीं है। 1.5 1.4 √2 कुछ भी लेंगे तो वो नेचुरल नंबर तो नहीं आएगा, तो इसका कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 5। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम कि x सच दैट x² - 2 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर इसका मतलब क्या हुआ, x² इज इक्वल टू 2, बट x इज गिवन टू बी ए रेशनल नंबर। तो अगर x हमारा प्लस माइनस √2 है तो वो तो इरेशनल हो गया ना, तो ये भी हमारा जो सेट है ये एम्प्टी सेट हो गया हमारा। अगली डेफिनेशन, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट सेट। नाउ क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट में हमारा क्या हुआ, नाम से ही साफ पता चल रहा है कि भाई फाइनाइट सेट हमारा क्या है कि जिसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, मतलब गिने जा सकते हो। इनफाइनाइट ना हो वो हमारा फाइनाइट हो गया। जिसमें अगर अनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो इनफाइनाइट हो गया। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये तो इनफाइनाइट हो गया। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें ये 9 एलिमेंट वाला हमारा फाइनाइट सेट हो गया। अब अगर इसका एक और एग्जांपल देखें कि W विद द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, तो ये W तो फाइनाइट हो गया। हमारे वीक में तो 7 डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ये हमारा फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। अगर x² - 16 के सॉल्यूशंस का जो सेट है तो क्या सॉल्यूशंस क्या हो गया, +-4, तो ये भी हमारा सेट फाइनाइट हो गया। सिमिलरली अगर हम बोले कि एक लाइन डिसाइड करें कि 1 सेंटीमीटर की लाइन है या 1 मीटर की लाइन है और उसमें कितने हमारे पॉइंट्स होंगे, तो पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है। कैन यू काउंट द पॉइंट्स। तो सिमिलरली अगर हम किसी वेल ग्रूम्ड पर्सन के सिर पे कितने बाल हैं, तो वो है तो बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट तो नहीं है, काउंटेबल है, बट हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो या तो किसी से बैठ के काउंट करा लीजिए उस चीज को। नाउ सिमिलरली अब हमारा एक चीज आती है कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट सेट। नाउ कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट सेट का क्या मतलब हुआ कि ये केवल फाइनाइट सेट में ही होती है। ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट हो गई। कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट सेट जो है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। नाउ ये जो डेफिनेशन है ना कार्डिनलिटी की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया लेकिन पूछ लिया कि भाई इसकी कार्डिनलिटी बताओ, तो आप क्वेश्चन को तो सॉल्व कर पा रहे हैं लेकिन आपको कार्डिनलिटी का मीनिंग एग्जाम में नहीं रिकॉल कर पा रहा है। तो इसको मैंने कई एग्जाम्स में देखा है ये कार्डिनलिटी वर्ड को का यूज। तो इसको कार्डिनलिटी को ध्यान से दिमाग में रख लीजिएगा कि कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट सेट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। अब एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई कौन सा सेट हमारा फाइनाइट या इनफाइनाइट है। इसमें इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम मतलब फाइनाइट और इनफाइनाइट है हमारा, जैसे एग्जांपल ये हम बता रहे हैं तो इससे आपकी सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट की फैमिलियरिटी बढ़ती जाएगी। मैं तो चाहूँ तो इसको लेक्चर को सारी डेफिनेशंस को 15 मिनट में बता के ख़त्म करूँ, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा टाइम लगाते हैं, इवन दो ये बेसिक लेक्चर है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में ढंग से इम्प्रेस होंगी। नाउ इस ये वाले x-1 x-2 = 0,
इसके सॉल्यूशंस हमारे क्या हैं, 1 और 2 हो गए इसके सॉल्यूशंस। तो इसके ये फाइनाइट सेट हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 नेचुरल नंबर है, एक्स तो क्या हो गया 2 केवल ओनली सॉल्यूशन, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया इसका एलिमेंट, और इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो गई 1 हो गई। एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो गया और नेचुरल नंबर है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। तो एम्प्टी सेट इज आल्सो ए फाइनाइट सेट ऑफ 0 एलिमेंट्स, तो कार्डिनैलिटी कितनी हो गई इसकी 0 हो गई। एंड एक्स इज प्राइम, ये इनफाइनाइट हो गया या ऑड है नेचुरल नंबर, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते। अभी तक तो किसी ने प्राइम नंबर सारे काउंट नहीं करे हैं। तो जो है हमारा ये वाला x जो है फोर्थ वाला भी इनफाइनाइट हो गया और फिफ्थ वाला भी इनफाइनाइट हो गया। फोर्थ और फिफ्थ की कार्डिनैलिटी क्या हो गई, क्या ये इनफाइनाइट होगी, नहीं, ये इनफाइनाइट नहीं होगी, क्योंकि कार्डिनैलिटी जो है वो हमारी केवल फाइनाइट सेट्स के लिए डिफाइंड है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है इक्वल सेट्स की। तो दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, दो सेट्स इक्वल तब होते हैं जब उनके एक के सारे एलिमेंट दूसरे में हो और दूसरे के सारे एलिमेंट पहले में हो। तो अगर तभी हम कह सकते हैं, अगर कोई इसके सारे ए के तो सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो वो कभी इक्वल नहीं होंगे। तो ये हमारा जो इक्वल सेट को हम ए इज इक्वल टू बी करके लिख देते हैं, और ए नॉट इक्वल टू बी का मतलब कि ये दो सेट्स इक्वल नहीं है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई 1 2 3 4 3 1 4 2, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, किसी भी ऑर्डर में आप इसको लिखें तो ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। दूसरा ये है कि ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6 हमारे क्या हो गए 2 3 5, एंड द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, ये भी हो गया 2 3 5। तो दोनों हमारे सेम हो गए, तो ये भी इक्वल हो गया हमारा। नाउ 1 2 3 और 2 2 1 3 3 ये भी इक्वल है, क्योंकि रिपीटेड वाले को तो हम 2 1 3 करके ही लिख सकते हैं, तो ये दोनों सेट भी हमारे इक्वल हो गए। नाउ अब अगली डेफिनेशन पे जाते हैं। सबसेट कैसे डिफाइन होता है, सबसेट हमारा डिफाइन होता है इस तरह से कि अगर हम ए को कहते हैं कि बी का सबसेट है अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है, ये डेफिनेशन यहीं पे खत्म हो गई। इसका मतलब अब बी में कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो ए में नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो हम इसको कहते हैं ए जो है बी का सबसेट है। इसको हम लिखते हैं इस नोटेशन से ए सबसेट ऑफ बी, एंड द ओनली कंडीशन इज कि ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में होने चाहिए। अगली चीज क्या है कि अगर इसको हम नोटेशन से कैसे लिख सकते हैं कि अगर इफ ए एलिमेंट ऑफ ए कैपिटल ए, देन ए इट इम्प्लाइज दैट ए इज एलिमेंट ऑफ बी एज वेल। अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि पढ़ेंगे कैसे कि A is a subset of B if A is an element of A implies that A is also an element of B. Now, next हमारा क्या है कि if every element of B is also in A, तो हमारे दोनों क्या कहते हैं इक्वल हो गए। अगर A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है तो इक्वल हो गए। लेकिन अगर बी का जो एलिमेंट है वो अगर हमारे ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो इसका मतलब हो गया ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे जो नोटेशन है इसका मतलब होता है टू वे इम्प्लीकेशन की, मतलब अगर ए इज इक्वल टू बी है तो ये दोनों चीजें होंगी, अगर ये दोनों दिया हुआ है तो ए हमारा बी के बराबर होगा। इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। एंड इसको एक और छोटा तरीका है इसको बोलने का इफ, जिसमें आई के बाद 2 एफ लगे हों, तो वो इसको हम इफ एंड ओनली इफ भी बोल सकते हैं, एंड इसको आई डबल एफ इफ से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लें कि भाई हर एक सेट जो है वो अपने का तो सबसेट है ही ना, क्योंकि उसका जो एलिमेंट है वो इसमें है।
अगर इसी तरह से जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट है, क्योंकि भाई कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वो दूसरे वाले का एलिमेंट तो गारंटीड है कि वो उसका सबसेट हो गया। तो ये हमारी एक डेफिनेशन आ गई। तो इस तरह से हमने सबसेट के कुछ बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज को यहाँ पे समझा। अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को पक्का करने के लिए हम इस वाले सेट के सारे सबसेट लिख लेते हैं। तो ये सेट है, इसके 3 एलिमेंट है, -1 0 1। तो अगर हमें इसके सारे सबसेट लिखने हैं तो हम पहले कहाँ से शुरू करेंगे? पहले हम इसके जो है नल एलिमेंट से शुरू करेंगे। नल सेट जो एम्प्टी सेट है, तो पहला हमारा जो है वो तो 5 हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया? फिर हम एक एक करके एलिमेंट ले लें, फिर दो दो करके एलिमेंट ले लें, और फिर 3 एलिमेंट वाला ले लें। तो एक एक करके लेंगे तो -1 एक सेट हो गया, -0 एक और हो गया, और 1। तो ये 3 हमारे सबसेट हो गए कंटेनिंग 1 एलिमेंट। दो में हम साइक्लिकली चलें तो क्या हो गया? -1 0 और 0 एंड 1 का एक सेट, और 1 एंड -1 का एक सेट। तो ये 3 वाला हमारे दो दो एलिमेंट के सेट हो गए। और एक जिसमें तीनों है वो तो एक ही होगा, -1 0 1। ऑर्डर हमारा मैटर नहीं करता, और हमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। वो जो अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो वो सेट उसके इक्विवेलेंट है जिसमें वो रिपीटेड एलिमेंट हटा दिए हैं। तो हमारे क्या क्या सारे सेट आ गए? 5 -1 0 1 -1 0 -1 1 0 1 एंड -1 0 1। अब हमारे को इसमें टोटल नंबर कितना आया? 8। तो अगर 3 एलिमेंट हैं तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ सेट्स हैं वो कितने आते हैं? 8, दैट इज 2 क्यूब। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो है पावर सेट की। तो पावर सेट कैसे डिफाइन होता है? पावर सेट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये किसी सेट का होता है, एंड इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सभी सेट्स होते हैं। ना ये पहला केस हमारे पास ऐसा आया है कि जब हमने किसी डेफिनेशन में जिसमें किसी सेट के अंदर के एलिमेंट खुद सेट्स हैं, और वो किसकी कैसे सेट्स हैं? वो जो सेट ए है जिसका ये पावर सेट है वो उसके सबसेट्स हैं। तो इसके दो एलिमेंट तो हर पावर सेट के होंगे, एक तो जो है हमारा एम्प्टी सेट दैट इज 5, एंड एक हमारा जो सेट इटसेल्फ है वो हो गए, और बाकी जो उसके जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं वो हो गए। नाउ जैसे हमने पहले पिछले वाले केस में निकाला था कि -1 0 और 1 वाले में तो हमारे जो ऐसे सबसेट्स आए थे वो 2 क्यूब आए थे, और इस वाले केस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 स्क्वायर आए। तो अभी इसके प्रूफ में जाए बिना हम इस बात को कह सकते हैं कि अगर किसी सेट में ए सेट में हमारे m एलिमेंट हैं, that is the number of elements in set A is equal to m, that is cardinality of set A is m, then in that case number of elements in of the पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे हमारे? 2 to the power m। तो अगर कभी हमारे को सबसेट लिखने को बोला जाए तो हम एक बार ये जरूर चेक कर लें कि हमने जो 2 to the power m है उससे कम या ज्यादा तो नहीं हमने लिख दिए हैं। दिस इज ए वेरी वेरी गुड मेथड ऑफ क्रॉस चेकिंग द आंसर। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा? यूनिवर्सल सेट इज ए सेट जो कि सारे उन सेट्स को अंदर रखता है कि जो अभी हमारे डिस्कशन में है। तो इसको हम अगर डेफिनेशन में चलें तो अगर हम सेट ऑफ से ऑड नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं, या सेट ऑफ ऑड क्या कहते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो उसमें सारे आ गए हमारे नंबर्स, या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये एक हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट की क्या हमारी खूबियां हैं? एक तो ये कि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ये सारे उन सेट्स का जो अभी हमारे डिस्कशन में है उन सबसे बड़ा है। तो अगर ए बी और सी डी इनका यूनिवर्सल सेट यू है
तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी सब यू के पार्ट है, सब यू के सबसेट है। तो ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। दूसरी पॉइंट ये है यूनिवर्सल सेट के बारे में कि हम यूनिवर्सल सेट को ऑटोमेटिकली नहीं बांध सकते कि भाई अगर ए और बी दिए हुए हैं तो हम किसी अपने आप किसी सेट को डिफाइन कर लें यूनिवर्सल सेट। नहीं, यूनिवर्सल सेट भी क्वेश्चन में डिफाइन किया जाना चाहिए। जैसे ऑड नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर वाले दो सेट्स का हमारे कंसीडरेशन में है किसी प्रॉब्लम में, तो हम उसमें क्या कहेंगे कि जो यूनिवर्सल सेट अपने आप नहीं कह सकते कि भाई चाहिए इसका यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, इसका यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है। तो क्या कहते हैं, ये जो यूनिवर्सल सेट है ये भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन में या उस सिचुएशन के लिए हमारा डिफाइंड होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल यू से लिखते हैं, और इसके बहुत सारे यूज हैं। जैसे अब अगर वही वाला हमारा एग्जाम्पल था उसी के हमने सारे एग्जाम्पल इसके पहले ही कवर कर लिए हैं। तो इस तरह से ये हमारा बेसिक डेफिनेशंस का जो है लेक्चर ये यहाँ पर खत्म हो